अमेरिका में रहने वाली सिमरन हवाई जहाज की आवाज सुनते ही जल्दी से कमरे से बालकनी की तरफ दौड़ी और जैसे ही उसकी नजर ऊपर एयर इंडिया की फ्लाइट पर गई, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ाई। तभी उसकी 9 साल की बेटी आव्या और 7 साल का बेटा यश अपनी माँ के चेहरे पर ये खुशी देखकर उससे पूछने लगे, मम्मा क्या हुआ, आपके चेहरे पर अचानक ये खुशी? हाँ बेटा, ये खुशी अपने देश, अपने लोगों से मिलने की है। 2 दिन बाद 10 साल बाद हम इंडिया वापस जाएंगे, तुम्हारी नानी के घर। नानी के घर? ये मजा आएगा, आज तक हम वहाँ नहीं गए। अच्छा मम्मा, वहाँ कौन कौन है? तुम्हारी नानी के घर तुम्हारे मामा मामी, उनका बेटा रोहन, नाना नानी और छोटे नाना नानी यानी मेरे चाचा चाची। तो माँ, आपको उन सब की बड़ी याद आती होगी ना? हाँ बच्चों, बहुत। अच्छा मम्मा, ये बताओ सबसे पहले आप वहाँ जाकर किसे देखना चाहोगी? सबसे पहले जिसे देखने का मन है वो है मेरी चटपटी चाची। चटपटी चाची? ये कैसा नाम है मम्मा, क्या वो चटोरी है? नहीं बच्चों, वो चटोरी से ज्यादा अपनी जुबान से चटपटी है। अगर उनके पास थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना, तो उनकी बातें सुनकर तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे। वो जितनी अच्छी है, उनकी बातें उतनी चटपटी हैं। सच में मम्मा? अच्छा कुछ बताओ ना फिर उनके बारे में। अपनी चाची की बातों को याद करते हुए वो पुरानी यादों में खो गई। अरे सुनो, ओ सिमरन, आलू को छिलते वक्त जरा ध्यान दियो। याद है पिछली दफा तुमने आलू को इतना छिला था कि बेचारा आलू भी शर्मा गया था। हैं? वो कैसे चाची? भाई, केले और आलू को छिलते हुए थोड़ा ध्यान दिया करो। एक साथ इतना भी ना छिलो कि वो बेचारे खुद ही शर्मा जाए। चाची, आप भी ना रोज सुबह की चाय से पहले ही मसाला लगा देती हो बातों का। अरे बिटिया, रसोई वही घनी अच्छी होवे जो बातों की चटनी और खाने की खुशबू से महके। नहीं तो रसोई में सारा दिन कोलू के बैल की तरह औरत भी पिसती रहे ना, तो भी मर्द कहेगा कि औरतें सारा दिन घर में पड़े पड़े खाट ही तोड़े। अब उनको कौन समझाए, सिवाय खाट के बाकी सारा शरीर टूटे हमरा। लेकिन कमबख्त खाट पर लेटकर कमर सीधा करने का वक्त ही न मिले। सिमरन का परिवार यूपी से था। उनका एक बड़ा सा घर था जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर सिमरन, उसका भाई और माता पिता रहते थे, लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर पर उसके चाचा चाची और उनके 2 बेटे रहते थे। गीता यानी चाची का स्वभाव बड़ा ही चुलबुला था। उनकी चटपटी बातों से हर किसी का मन खुश हो जाता था, इसलिए सिमरन ज्यादातर अपनी चाची के फ्लोर पर ही उनसे गप्पे मारने उनकी रसोई में पहुंच जाती थी। गीता की भी खुद की बेटी नहीं थी, इसलिए वो अपनी जेठानी की बेटी सिमरन को अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी। दोनों चाची भतीजी हर जगह एक साथ ही जाती थी। चाची, तुम्हें पता है एक बड़ी धांसू पिक्चर आई है अक्षय कुमार की? क्या बात कर रही है? चल फिर तू थारी और मारी दोनों की टिकट बुक करा ले, वो भी बालकनी की सीट। दोनों मजे से सीटी मार मार के अक्षय कुमार की पिक्चर देखेंगे। और चाचा को पता चल गया कि आप अक्षय कुमार की पिक्चर देखने गई हैं तो? अरे वो तो पहले ही उसके नाम से खूब चिढ़े हैं। तुम चाची भतीजे की बात खत्म हो गई हो तो अब दोनों जाकर तैयार हो जाओ। सरला के बेटे सौरभ की शादी में भी जाना है। उनके मंगल गीत शुरू हो गए हैं और बिना हमरी गीता के तो वहाँ महफिल जमने से रही। बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी, जहाँ गीता ना हो वहाँ धमाल हो ही नहीं सकता। मैं अब भी मीना बाजार से लाई नई साड़ी निकालती हूँ। कुछ देर बाद वो सभी तैयार होकर पड़ोस में शादी की रस्मों में शामिल होने चले जाते हैं, जहाँ औरतों को सोफे पर गप्पे मारते देख गीता कहती है, अरे ये लुगाइयाँ काहे उस सोफे पर बैठे बैठे उसको पिचकाने पर लगी हैं। कमबख्तो, नीचे जमीन पर बैठकर थोड़ा गीत सीत गा लियो। देखो सौरभ की माँ, मैं पहले ही कह देती हूँ, जो भी लुगाई मंगल गीत ना गावे ना, उसको तू चाय में नमक डालकर पिला दियो। अरे गीता चाची, क्यों गुस्सा होती है? और इतना ही शौक है मंगल गीत गाने का तो खुद ही क्यों ना शुरुआत करती है? अरे अब गीता चाची आ गई है ना, शादी में तो असली रंग तो अब जमेगा। लाओ रे ढोलकी लाओ। अब गीता चाची गीत गाना शुरू करती हैं। कोला कोला मटर आलू छोला कचौड़ी मिले साथ में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में। कोला कोला मटर आलू छोला कचौड़ी मिले साथ में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में। गीता चाची की शादी में पहुंचते ही मानो उस शादी में रौनक छा गई। उन्होंने पूरी शादी में धूम मचा दी। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। एक रोज, अरे सुनो सुनो, कल जो मिसेस शर्मा थी ना, उनकी बहू ने टिक्के बनाने में नमक की जगह गलती से सोडा डाल दिया था, जिससे शर्मा जी और उसका पूरा परिवार सुबह से बाथरूम के बाहर लंबी सी लाइन लगाकर खड़े हैं। एक निकलता है तो दूसरा घुसता है। लेकिन तुमको ये सब किसने बताया? और कौन बताएगा? वो मिसेस खन्ना और मिसेस गुप्ता, एक नंबर की चप्पर कनाटन औरतें। उन्हीं से सुनने को मिला था और क्या। खैर अब मैं चलती हूँ। चल सिमरन, दुकान से राशन भी लाना है।
कुछ देर बाद वो दुकान चली जाती है, जहाँ दुकानदार के दुबले लड़के को देखकर चाची बोलती है, क्या रे मोंटी, तू तो इतना पतला हो गया रे, लगता है तेरी मम्मी तुझे दाल के पानी पर रख रही है। अरे उनको बोल तेरे बाप की तो खुद की राशन की दुकान है, तो दाल डालने में कंजूसी नहीं बरते। चाची अब आप भी मजाक उड़ा लो मेरे दुबलेपन का। अरे हम तो है ही मजाक की दुकान, दुखी चेहरे की दवा हूँ मैं। और ज्यादा मुंह मत सड़ा, केले के साथ सुबह शाम दूध पी, कुछ ही दिन में देख कैसे पहलवान बन जाएगा, समझा। चल अब ये ले सामान की लिस्ट और सामान तोल दे से। कुछ दिन बाद सिमरन की शादी पक्की हो जाती है और गीता चाची उसे ज्ञान देती हैं। हमारी बात कान खोलकर सुन बिटिया, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखियो। अब देखो, मैंने तुम्हारे चाचा को पराठों से फंसाया था, अब भी जब भी मेरा पराठा सूंघते हैं तो पुराने दिन याद करते हैं। तो क्या चाचा जी अब भी रोज 2 पराठे खाकर ही ऑफिस जाते हैं? अरे अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, वरना मैं तो 5-6 खिलाकर ही ऑफिस भेजती थी, फिर चाहे उन्हें अच्छे लगे या ना लगे, और अगर गलती से बच गया तो फिर तो शाम को उनकी शामत है। फिर मेरी शादी होते ही मैं अमेरिका आ गई, और फिर तुम दोनों हो गए, तो घर गृहस्थी में बिजी होने के कारण इंडिया जाने का कभी मौका ही नहीं लगा। हाँ मम्मा, तो चलो इंडिया चलने की तैयारी करो। अब सिमरन अपने पति और बच्चों के साथ इंडिया वापस आ जाती है। सिमरन घर पहुंचती है तो दरवाजे पर उसके माता पिता उसके स्वागत के लिए खड़े थे, जिनसे सिमरन गले मिलती है, साथ ही बच्चे भी उनसे मिलते हैं। इतने में घर के बाकी लोग, उसके भाई बहन सब वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें तो बस जैसे किसी एक को ही ढूंढ रही थी। वो भागकर रसोई में जाती है जहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद अपनी चाची के कमरे में भी जाती है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। अब सिमरन उदास होकर नीचे आती है। क्या हुआ सिमरन, तू किसे ढूंढ रही है? माँ, मैंने सारा घर देख लिया, लेकिन गीता चाची कहीं भी नहीं है, आखिर कहाँ गई वो? तभी पीछे से आवाज आती है, हम यहाँ हैं बिटिया। उक्का है ना, हमारी बिटिया अमेरिका से आ रही है, तो उसको कहीं से भी ई ना लगे कि उसकी चाची कतई भी मुड़ावा नहीं है, इसीलिए हम तो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने खातिर गए थे। बताओ तो कैसे लगे थे? ये सुनकर सिमरन भागती हुई अपनी चाची के गले लग जाती है। ओह मेरी प्यारी चाची, आप आज भी वैसी ही हो, खूबसूरत और चटपटी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तू तो 2 बच्चे जन्ने के बाद भी ऐश्वर्या राय ही लगती है। आखिर भतीजी भी तो हेमा मालिनी की हूँ, लगूंगी कैसे नहीं। ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं। बस आपकी यही चटपटी बातें सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। बिटिया, हमारी बातें हंसाने वाली होती हैं, पर मकसद होता है सबका दिल जोड़ना। जिंदगी बहुत छोटी है, हंसी बांटो, मसाले मत बनाओ। बिल्कुल सही कहा चाची। अच्छा चाची चलो ना, अब उस रसोई में आज फिर कई सालों बाद हम उस चटपटी चाची की रसोई में ढेरों बातें करेंगे। चल बिटिया, आज हम तुम्हें अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाएंगे, और साथ ही नन्हा मुन्ना और उनके पापा को भी। जेठानी जी, आज मेरी बेटी 10 साल बाद लौटी है, तो आज साथ में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ जरूर गीता। बातों में चटपटापन हो पर दिल में मिठास हो, यही चाची जैसी औरतों की असली खूबसूरती होती है। हंसी बांटने वाले लोग सबसे बड़ी दौलत रखते हैं, जो सबके लिए। मधुकर बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार थी कि वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में मटन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। आओ आओ मटन खाओ, गांव का देसी मटन खाओ, एक बार खाओगे बार बार आओगे, मधुकर का मटन और कहीं नहीं पाओगे। कि तभी उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और उसकी मटन की खुशबू से कहते हैं, बहुत ही बढ़िया मटन बनाया तुमने मधुकर भाई, स्वाद तो बहुत ही लाजवाब आ रहा है इसका। आज मैंने गरम मसालों को हाथों से पीस कर डाला है, इसीलिए इसका स्वाद और भी निखर कर आया है। तो आप बताइए भाई साहब, चावल के साथ लगा दूं या रोटी के साथ? एक काम करो भाई मधुकर, तुम मुझे 4 रोटी के साथ मटन बांध कर दे दो, आज अपने घर जाकर आराम से खाऊंगा, वैसे भी बीवी मायके गई हुई है। मधुकर अब उस ग्राहक को मटन बांध कर दे देता है, और इसी तरह सुबह से शाम तक उसकी 5 से 7 प्लेट मटन की बिक जाती है। फिर वो घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी प्रेरणा उससे कहती है, अजी आज तो आप जल्दी ही घर आ गए, आपका मटन जल्दी बिक गया क्या? आज हमारा बेटा विमल शहर से वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके, इसीलिए मैंने सोचा समय से घर आ जाता हूँ, ताकि अपने बेटे को घर के अंदर आते हुए देख सकूं। उसे देखकर ही तो मुझे सुकून मिलता है। आखिर आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाई और हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी विमल घर के अंदर आता है और उसे देख और कहता है, शहर में तो मुझे सब कुछ मिलता था मम्मी पापा, लेकिन बस आप लोगों का प्यार नहीं मिल पाता था।
अब मैं आप लोगों को लेकर शहर जाऊंगा और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी भी मिल गई है। ये बात सुनकर मधुकर निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन और उस गांव से जुड़ी हुई थी। अब उसकी पत्नी प्रेरणा भी उसके चेहरे के भाव देखकर सब कुछ समझ जाती है और बाप बेटे की इस बातचीत को बीच में थामते हुए कहती है, वो सब चीज हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले अभी तो तू आया है यहाँ, कुछ दिन यहीं रहेगा। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, उसके बाद हम पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद विमल हाथ मुंह धोकर आता है और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही विमल को शहर से गांव आए पूरा हफ्ता बीत चुका था और विमल ने कहा, बाबा मैं ये कह रहा था कि अब हम इस गांव के घर को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। अब आप लोग मेरे साथ जाकर शहर रहेंगे तो इस घर का क्या ही काम है। बेटा विमल, मैं तुमसे यही कहना चाहता था, इस गांव में मेरी जड़ें हैं, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मेरा मटन का व्यापार भी तो यहीं चलता है। पापा आपने अपनी जवानी से वो मटन का व्यापार किया, गांव का देसी मटन अब बहुत बेच लिया आपने, अब आप आराम कीजिए और मैं आपका ध्यान रखूंगा। बेटा तू हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारे लिए इस सोच से बड़ी सोच कोई नहीं हो सकती, लेकिन हम शहर नहीं जा सकते, शहर हमें रास नहीं आएगा। अगर तू शहर जाकर हमें छोड़कर रहना चाहता है तो वो तेरी मर्जी, और मैं तो तेरे पिताजी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। विमल को ये बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता से किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करता। विमल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव की हवा में ऐसा क्या है कि उसके माता पिता गांव को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। एक दिन जब उसके पिता मधुकर ठेला लेकर गए हुए होते हैं तो विमल फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी के देसी मटन के ठेले में ऐसा क्या है कि पिताजी उस ठेले को छोड़ना नहीं चाहते और न ही इस गांव को। अगर ये सब चीज समझनी है तो तुझे खुद समझनी होगी बेटा। कुछ चीजें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और तेरे पिताजी का इस गांव और अपने देसी मटन के ठेले से प्यार कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मैं बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए जा रहा हूँ और पापा से भी मिलकर आऊंगा। अब अपना ध्यान रखना। अब विमल गांव में निकल जाता है। वैसे गांव जैसी शुद्ध हवा कहाँ ही मिलती है, शहर के अंदर तो सिर्फ पॉल्यूशन और भीड़ है। विमल ये बोलकर जैसे ही अपने पिता मधुकर के ठेले के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ जरूरत से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर पहले तो विमल हैरान हो जाता है और पैसों का भी हिसाब करने लगता है। ये देखकर विमल खुश होते हुए गर्व से कहता है, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपका काम इतना अच्छा चलता है। यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं, शहर में भी किसी ठेले पर इतनी भीड़ नहीं होती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मशहूर क्यों नहीं है। तुझे किसने कहा कि हम मशहूर नहीं है? तेरे पिता के यहाँ ठेला लगाने से पहले ग्राहक आकर लाइन लगा लेते हैं ताकि वो तेरे पिताजी का गांव का देसी मटन खा सके, और तू कह रहा है कि मैं मशहूर नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि मेरा नाम अखबार और टीवी में नहीं आता तो फिर मेरा नाम ही नहीं है। माफ करना पिताजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ऐसे विमल पैसों का हिसाब करता है और मधुकर के साथ सुबह से शाम तक ठेले पर काम करता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ वो एक तरफ ऑफिस में बैठा रहता था और कंप्यूटर में अपनी आंखें घुसाए रखता था, वहीं वो पूरे दिन कई तरह के ग्राहकों से मिलता है, बातचीत करता है और लोगों को जानता है। विमल बेटा, अब समझा तो, इस जगह पर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ के लोगों से मुझे एक अपनापन महसूस होता है, और ये गांव का देसी मटन सिर्फ देसी मटन नहीं है, ये इन लोगों और मेरे बीच का रिश्ता है, और मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? हाँ पिताजी, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब हम इससे बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे मधुकर और विमल पूरा दिन ठेले पर काम करते हैं, जिसके बाद रात को विमल को नींद नहीं आती। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ जाता है तो चूल्हे पर मधुकर को गांव का देसी मटन पकाते हुए देखता है। उसे ये करते देखकर विमल ने कहा, पिताजी आप तो बिल्कुल देसी तरीके से मटन बनाते हैं, जैसे कोई शेफ मटन बना रहा हो। सच में आपके हाथों में तो बहुत हुनर है, लेकिन मैं जब से शहर से आया हूँ एक भी बार आपके हाथों का देसी मटन तो खाया ही नहीं। मेरे हाथों में हुनर इसलिए है क्योंकि तेरी स्वर्गीय दादी जी ने मुझे ये देसी मटन बनाना सिखाया था, और वो इसे घर पर ही बनाती थी। और जब मेरा रोजगार गया और तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने इसी को अपना काम बना लिया। फिर तो एक बार मुझे भी खाकर देखना चाहिए आपका ये गांव का देसी मटन, मुझे भी तो पता चले आखिर गांव के लोग इस मटन के पीछे इतना पागल क्यों हैं। बस इतनी सी बात, नेकी और पूछ पूछ। कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए, तो सबसे पहले तू ही आज मेरा ये देसी मटन खाकर देख। जिसके बाद पूरा परिवार नाश्ते में गांव का देसी मटन चावल और रोटी के साथ खाता है। विमल ने जैसे ही गांव के देसी मटन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो कहने लगा, पिताजी इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है, ऐसा स्वाद तो शहरों में भी नहीं मिलता। आप एक काम करिए, गांव के अंदर ये देसी मटन का ठेला लगाना छोड़कर शहर चलिए, मैं आपकी एक दुकान खुलवा दूंगा। लोग इतने प्यार से इस देसी मटन का स्वाद नहीं खाएंगे बेटा, जितना ये गांव के लोग खाते हैं। और वैसे भी पैसा कमाने के लिए तो तू है,
मैं तो सिर्फ लोगों में खुशियां कमाना चाहता हूँ। पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ही विमल के शहर जाने का समय आता है और वो शहर चला जाता है। पूरे घर में फिर से सूनापन छा जाता है। प्रेरणा पूरे घर में अकेले रहा करती और मधुकर अपना ठेला लगाने के लिए रोज चला जाया करता। लेकिन शाम के समय जैसे ही मधुकर घर आता है तो वो देखता है कि विमल घर में बैठा हुआ था और कहता है, पिताजी, आपके गांव का थोड़ा सा देसी मटन बचा है या नहीं? मेरा तो आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था और माँ से कहा था कि पिताजी देसी मटन लेकर आएंगे, हम वही खाएंगे। पहले तो मधुकर अपने बेटे को शहर से वापस आया हुआ देखकर हैरान होता है और उसके बाद विमल अपनी बात को पूरा बोलता है। मैंने सोचा पिताजी की जब मेरे पिताजी के हाथों में इतना अच्छा हुनर है और गांव में उनके देसी मटन की इतनी अच्छी मांग है तो मैं शहर में जाकर कंप्यूटर में आके क्यों गलाऊं। इसीलिए मैंने कुछ सेविंग शहर में की थी, मैं बस वही लेने गया था। अब हम गांव में एक छोटी सी दुकान डालेंगे ताकि आपको धूप बारिश में ठेले पर खड़े होकर गांव का देसी मटन न बेचना पड़े और वहाँ पर हम दोनों बाप बेटे मिलकर गांव का देसी मटन बेचेंगे। ये बात सुनकर मधुकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब विमल अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसों से मधुकर के गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा देता है जहाँ पर वो गांव का देसी मटन बेचा करते हैं।